नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको चर्चा करके हम लोगों ने समझा था साथ ही में, ठीक है। यानी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, जिसमें हमने सभी यूनिट्स को बताया कि आपको किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उसको कैसे मैं कवर करूंगा, ये मैंने आपको बता दिया था। आज का जो वीडियो है पहली क्लास है, यानी पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आपके पेपर का नाम है, पहले ये समझे। ये आपके विषय मतलब पेपर का नाम क्या होता है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं 2026-27 के लिए। जुड़ने के लिए आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अभी मैं उसकी डिटेल में जानकारी दूंगा वीडियो के थोड़ा सा बीच में। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की जाए तो ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, भी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए 2026, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बात आप ध्यान। चैप्टर संख्या 1 में आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर संख्या 1 में आपको पढ़ना है लोकतांत्रिक की प्रक्रिया के बारे में, यानी प्रोसेस मतलब कि डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। ये आपके पेपर का नाम है बेसिकली, मतलब सॉरी पेपर का नाम बोल रहा हूँ, चैप्टर का नाम है। पहले चैप्टर में आपको यही पढ़ना है औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, या उसके बाद में पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, यानी औपनिवेशिक मतलब उपनिवेशवाद के बाद, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। यहां से क्वेश्चंस भी आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव मैंने 25-30 क्वेश्चंस की श्रृंखला तैयार की है। उसमें आपको मतलब अभी चैप्टर को समझने के बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी समझेंगे चैप्टर के लास्ट में, यानी कि एक क्विज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यानी चैप्टर संख्या 1 से बनने वाले अभी तक पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पेपर में आए क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से छाटा गया, जो कि मोस्ट रिपीटेड है। तो हर एक चैप्टर से ऐसी ऐसी चीजें मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। तो पहला पेपर का आपके क्या नाम है भैया, पहला पेपर का आपका नाम है यही कि जो है औपनिवेशिक काल के बाद में जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया भारत में शुरू हुई वो किस तरीके से थी, उसी के बारे में पढ़ना है आपका, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का परिचय। हम सबसे पहले क्या चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन टू, क्या चर्चा करेंगे बेटा, इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हमको चर्चा किसके बारे में करना है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में हमको चर्चा करना है, ठीक है। डेमोक्रेसी कहते हैं तो डेमोक्रेटाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी परिचय की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र है क्या, इसको लेकर के आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जबरदस्त तरीके से मैंने सरल भाषा में आपको लिखा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में। देखिए लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र को समझने से पहले आप सबसे पहले ये जाने कि ये लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया जो है इसके बारे में क्या है, इसका परिचय क्या है। देखिए लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं होती है। सबसे पहली बात, लोकतंत्र कोई एक शासन प्रणाली नहीं होती है। तो फिर होती क्या है, बल्कि यह एक जीवन शैली होती है। यानी कि एक जीवन शैली है, केवल एक शासन करने की प्रणाली ना होकर के एक जीवन शैली भी ये है, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है लोकतंत्रीकरण जिसमें समाज की हर इकाई, यानी कि जैसे समाज की राजनीतिक इकाई, जैसे कि सामाजिक इकाई, आगे चल करके आप यही चीज पढ़ेंगे, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक यही सब पॉलिटिकल, ठीक है। राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक इकाई जो होती है समाज की, ये तमाम इकाइयां हैं। इन सभी इकाइयों को एक प्रकार से अपने आप में समाहित करती है। निरंकुश या औपनिवेशिक शासन से बाहर निकल करके, निरंकुश माने होता है जहां के जनता पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, ऐसा सरकार ऐसी शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। निर्माने होता है नहीं, अंकुश माने होता है कंट्रोल, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जनता पर कोई कंट्रोल ना हो, कोई कानून ना हो, कोई नियम कायदा ना हो, कोई सिस्टम ना हो, ऐसे शासन व्यवस्था को निरंकुश शासन कह सकते हैं। यानी एक ऐसा शासन जिसमें सरकार का जो मन हो वो करे, सरकार जो मन में आए वो कर सकती है, जनता सरकार को एक प्रकार ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मतलब बिना अंकुश के शासन को निरंकुश शासन कहते हैं, ठीक है। जनता उसमें कुछ बोल नहीं सकती। जैसे निरंकुशता आप देखते हैं, जब राजा बहुत पावरफुल होता है तो निरंकुशता आ जाती है। निरंकुशता मतलब शासन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, नियम कायदे जो होंगे वो जनता उसके खिलाफ कोई खिलाफ कानून नहीं बना, मतलब कि जनता जो है कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। अगर कोई जनता विद्रोह भी करती तो उसको दबा दिया जाएगा। निरंकुशता में क्या होता है, सरकारें पावरफुल होती है और जनता उसमें उतनी पावरफुल नहीं होती है, क्लियर। और अराजकता जो मैंने इससे पहले बता दिया था, अराजकतावादी की चीजें थी कि भाई जिसमें क्या हो, जनता
का कोई राज्य का कोई नियम कायदा ना हो, कोई सिस्टम ना हो, वो अराजकता में होता है। तो अराजकता अलग है और निरंकुशता अलग है। निरंकुशता में सरकारें जो होती है बड़ी पावरफुल होती है, और अराजकता में सरकार बिल्कुल बेकार होती है लेकिन उसमें जनता पावरफुल होती है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। औपनिवेशिक शासन क्या होता है? एक ऐसा शासन जो कि किसी दूसरे देश पे जाकर के कब्जा करता है और उस पर अपनी चीजों को हावी करता है। जैसे कि औपनिवेशिक शासन में इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया बेटा? इंग्लैंड के लोगों ने पूरे, आप देखते हैं अलग अलग देशों में जाकर के, पूरे संसार में आप देखते हैं सब जगह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी। फैक्ट्री स्थापित करने के बाद में वहां पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो वो औपनिवेशिक भारत हो गया, यानी कि देश किसी दूसरे का और शासन कोई दूसरा कर रहा है, कहीं दूसरे से शासन व्यवस्था चल रही है। निरंकुशता वह होती है, सॉरी औपनिवेशिक शासन वह होता है। तो भारत जब आजाद हो गया तो वो उपनिवेशवाद से खत्म हो गया। तो ठीक है, क्या मतलब है? एक ऐसी प्रक्रिया है ये जिसमें समाज की हर इकाई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक निरंकुश और औपनिवेशिक शासन से बाहर निकल करके, ठीक है, चाहे वो आर्थिक इकाई हो, चाहे राजनीतिक, चाहे सामाजिक, सारी इकाइयां निरंकुशता से और औपनिवेशिक शासन से क्या होती हैं? बाहर निकल करके नागरिकों की भागीदारी पर आधारित शासन व्यवस्था की ओर बढ़ती हैं। यानी जिसमें नागरिकता, सॉरी, जिसमें नागरिक को पावरफुल शक्तियां मिले, जिसमें जनता के हाथ में शक्तियां निहित हों, एक ऐसी शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी ऐसा कोई राज्य जहां पर निरंकुशता है, जहां पर औपनिवेशिक शासन है, ठीक है, वहां के हर एक पक्ष में समाज के, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन सभी में जनता की भागीदारी को बढ़ाना ही लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पर जनता का शासन होगा, जनता के लिए शासन होगा, जनता के द्वारा किया गया शासन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका नाम है अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र की परिभाषा को देते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लोकतंत्र के एक परिचय आपने समझा कि लोकतंत्र होता क्या है। एक शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार इसके परिचय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट का एक कोटेशन ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज की सत्ता संरचना में आमूल चूल परिवर्तन होता है। ठीक है, और निर्णय लेने की शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है या जनता के हाथों में दी जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिससे क्या होता है, जिसके माध्यम से समाज की सत्ता संरचना में आमूल परिवर्तन करके जनता के हाथों में शासन सत्ता जाती है, चाहे वो प्रतिनिधित्वात्मक रूप से हो, यानी कि जैसे जनता के हाथ में आज भी शासन है। भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है, भारत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। वैसे बात की जाए अगर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। जबकि दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और उस देश का नाम है, उस देश का क्या नाम है बेटा? उस देश का नाम है, बताएं, कौन बताएगा? स्विट्जरलैंड। बिल्कुल राइट आंसर आपका। स्विट्जरलैंड जो देश है बेटा, वो बहुल कार्यपालिका के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ में स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। वहां पर जनता खुद आवाज उठाती, किसी कानून में बदलाव करना होता है। यानी जनता जो होती है वहां पर एक वास्तव में शासन करती है जनता। जनता खुद पर शासन करती है, कानून बदलाव करना हुआ जनता इकट्ठा होकर के बदलाव कर सकती है। भारत में क्या जनता को कानून बनाने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाते हैं। जैसे कौन होते चुने हुए प्रतिनिधि? जैसे लोकसभा के जो सांसद हैं वो, राज्यसभा के सांसद, ऐसे मतलब कि जो सांसद विधायक होते हैं उनको जनता चुनती है। कोई 10 लाख पे चुनाव होता है, 10 लाख जनता का एक व्यक्ति चुना जाता है, 10 लाख जनता में से एक व्यक्ति होता है। ठीक है, ऐसे ही 15 लाख, 20 लाख ऐसे जनता पर एक एक सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। विधायक और कम संख्या में होते हैं, ठीक है, लेकिन सांसदों की जो सीमा 10 लाख से ऊपर जो है लोकसभा की सीटों में कम से कम वोट होते हैं। तो 10 लाख जो होते हैं उसमें से बेटा होता यह है कि उसमें 10 लाख लोगों को एक सांसद जो होता है वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, संसद भवन में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो एक ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यही चीज आप लिख सकते हैं कि लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज की सत्ता संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आता है और निर्णय लेने की शक्ति जनता के हाथों में जाती है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाँ, यहीं पर और परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा को समझने से पहले आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है आपको? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा,
अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। अपने सब्जेक्ट जो भी होंगे 3-4 सब्जेक्ट उनके नाम एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम। और आप किस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर आप लिख करके भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा गुरुजी हमको 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन करना है, तो आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। आप खुद जो है नहीं भेज सकते तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है, तब भी आपको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको सभी सबसे पहली बात केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, जो भी आपका सब्जेक्ट बीए में होगा उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। साथ ही साथ में आपको लाइव क्लास मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन किया जाएगा। उसमें आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, पुरानी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे उसमें। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के। जैसे अभी मैं क्लास डिस्कशन कर रहा हूँ तो क्लास डिस्कशन के बाद में आपके जो है 20-20 क्वेश्चन की श्रृंखला, 30 क्वेश्चन की श्रृंखला हर एक चैप्टर के अंत में मैं लगा दूंगा, वो सब भी आपको मिलेगी। यानी बहुत ही धाकड़ अंदाज में आपको तैयारी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कम से कम आपकी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए फीस में, 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हमको गुरुजी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ जुड़ना है, हम 2 सेमेस्टर का 1 साल देंगे, तो हमारे लिए क्या फीस लगेगी, क्या हमारे लिए कुछ कंसेशन है या कुछ नियम कायदे हैं? बिल्कुल, अगर आप फोर्थ और फिफ्थ सॉरी थर्ड और फोर्थ का एक साथ लेंगे तो केवल 150 रुपए आपके लिए फीस पड़ेगी। लेकिन अगर बाद में फिर लेंगे वही चीजें तो आपके लिए फिर फीस महंगी हो जाएगी, यानी 100 रुपए फीस पड़ेगी फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी। यानी बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, 150 रुपए में थर्ड और फोर्थ दोनों का आपको मिलेगा। लेकिन केवल 1 सेमेस्टर का लेंगे तो केवल 100 रुपए फीस में सभी सब्जेक्ट की मिलेगी आपको। तो कोई बहुत बड़ी फीस नहीं, बहुत सरल फीस है, बहुत कम फीस है, सभी को जुड़ना चाहिए। 100 रुपए आप मार्केट निकलते हो कब खत्म हो जाते कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वह 100 रुपए अगर आप लगा करके अपने जीवन के लिए एक बढ़िया उद्देश्य के साथ पीडीएफ नोट्स के साथ और इंपॉर्टेंट चीजों के साथ पढ़ते, बीए में आपके नंबर अच्छे आते हैं तो फिर जीवन भर के लिए हो जाती है। और वो 100 रुपए आप दोस्तों के साथ पार्टी में खर्च कर देते हैं, समोसा खाते खत्म हो जाता है, पिज्जा बर्गर खाते हैं आपका नष्ट हो जाता है 100 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई पे तो पावक ज्ञान जो होता है वो एक प्रकार से उसको अग्नि भी नहीं जला सकती, उसको कुछ भी नहीं होता है, तो ज्ञान आपके पास रहेगा, चोर चुरा नहीं पाएगा उसको। तो ज्ञानी बन लो, अभी समय है, तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर और तुरंत जुड़ जाइए। किसी भी विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सब में यही चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बिहार के अधिकतर विश्वविद्यालय में, राजस्थान के विश्वविद्यालय में, ठीक है, इसके अलावा आपका यूपी के सभी विश्वविद्यालयों में, उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में चीजें शामिल हैं। जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आपका क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसके अलावा एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ऐसे भी और तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय हैं। तो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित होगा। तो आप सभी लोग तुरंत जुड़ जाइए, तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर 9161936762 पर, सब कुछ आपको मिलेगा। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामाराथन क्लास, चैप्टर वाइज आपकी यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सबके, ठीक है, सभी कुछ मिलता रहेगा। तो परेशान नहीं होना है आपको, सब कुछ आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से, चैप्टर वाइज क्लास के माध्यम से सब कुछ आपको मिलेगा। अब की बार बहुत धाकड़ अंदाज में तैयारी हो रही है, फटाफट जुड़े। 1 सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए फीस है, तुरंत जुड़ जाइए बेटा, देर मत कीजिए, ठीक है। चलिए, चूंकि क्लास प्रारंभ हो चुकी है, 2 क्लासेस हो चुकी है ऑलरेडी, चलिए समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ और चीजों को जानने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लास के लिए आपके लिए मैं लगातार क्लासेस सब लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, अब परिभाषा विद्वानों के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। कई सारे विद्वानों ने परिभाषा दी। परिभाषा डेफिनेशन आपकी अगर बात की जाए, डेफिनेशन किसकी, लोकतंत्रीकरण की, विद्वानों के अनुसार परिभाषा है। पहले विद्वान है सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन क्या कहते हैं? सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा सैमुअल पी हंटिंगटन? ये कहते हैं कि लोकतांत्रिकरण एक लंबी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक लंबी प्रक्रिया है जो किसी देश को अधिनायकवादी शासन से लोकतंत्र तक पहुंचाती है। अधिनायक तंत्र मतलब कि जिसमें राजा जो होता है वही सब कुछ होता है, जनता उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभा पाती है। तो अधिनायकवादी शासन से लोकतंत्र तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसी को लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें संस्थागत सुधार और सामाजिक जागरूकता शामिल होती है, ठीक है। संस्थागत सुधार और क्या होता है? सामाजिक जागरूकता जिसमें शामिल होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला जो परिभाषा है किसने दी है? अगली परिभाषा दी बेटा किसने? लैरी डायमंड ने।
लैरी डायमंड की अगर बात करें, लैरी डायमंड ने क्या कहा बाबू? लैरी डायमंड ने कहा कि लोकतंत्र की ओर बढ़ना केवल चुनाव करना नहीं है, चुनाव कराना नहीं होता है, बल्कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली का विकास करना होता है। लोकतंत्र में केवल चुनाव करवाने से लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं हो जाता है। लोकतंत्र लोकतंत्र तब बनता है जब जनता को न्याय मिलेगी, जनता को समानता के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, जनता को एक प्रकार स्वतंत्रता मिलेगी हर चीज की, जनता को अधिकार मिलेंगे अपने, तब एक प्रकार से वह लोकतंत्र सफल माना जाता है। इसको किसने कहा? लैरी डायमंड ने। तीसरे विद्वान आते हैं रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल नाम के विद्वान कहते हैं, बेटा क्या कहते हैं रॉबर्ट डहल? लोकतांत्रिककरण उस प्रक्रिया का नाम है जो शक्ति को सीमित वर्ग से निकाल करके व्यापक समाज के हाथों में सौंपती है, उसको रॉबर्ट डहल ने क्या कहा? लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कहा। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार सबकी मिलीजुली परिभाषा को लिखना चाहे आप तो लिख सकते हैं कि लोकतंत्रीकरण वह सतत प्रक्रिया, सतत माने कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं इस प्रकार विकसित की जाती, इस प्रकार डेवलप की जाती हैं कि नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं, यानी समानता मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और सभी को न्याय प्राप्त होता है। एक ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण करना लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट की यह परिभाषा न केवल आपको संपूर्ण परिभाषा देती है, बल्कि लोकतंत्र के बारे में आपको जानने में एक सरल शब्दों का प्रयोग करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। प्लीज बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से मेहनत अब की बार मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पूरी रात और पूरी दिन आपके लिए मेहनत करने का प्रयास रहता है कि आप जो है आगे बढ़ें और आपको ऐसा उच्च क्वालिटी कंटेंट आपको किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा चैनल है जो कि आपके लिए इस प्रकार की कंटेंट तैयार करवाता है। ये सब पीडीएफ जो है आपको मिलते रहेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ इसमें चर्चा परिचर्चा मैं कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही धाकड़ अंदाज में आपको सब कुछ मिलने का प्रयास रहेगा, आपको कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक जगह, सब कुछ इकट्ठा आपको मिल रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, सभी लोग देखेंगे। चलिए, तो ये होगा लोकतंत्रीकरण की परिभाषा, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की। अब हम लोकतंत्रीकरण की विशेषताओं को समझेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटी मतलब कि डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है? राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताओं की अगर बात करें बेटा, पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या पॉलिटिकल फीचर्स कह सकते हैं। लोकतंत्रीकरण की जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, क्या खास करके लोकतंत्रीकरण क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया है, तो उसकी विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता राजनीतिक विशेषताएं। देखिए पहली बात क्या होता है इसमें? सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता किसी एक के हाथ में निहित ना होकर के सत्ता कई शासन के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ही केवल पूरा देश नहीं चला रहे हैं, उसमें आप देखते हैं हर एक राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से और नीचे होंगे तो क्या होंगे? जिले स्तर पर तमाम सारे अधिकारी होंगे, या फिर ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर आप देखते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। फिर उससे नीचे आओगे क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख होते हैं, उससे नीचे और आओगे ग्राम प्रधान होते हैं। यानी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये होता यह है कि शासन जो है, शासन सत्ता कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई, ताकि प्रत्येक जनता तक जो है शासन के लाभ पहुंच सके। आप देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण जो किया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण की कई लोगों के हाथों में शासन सत्ता का बंटवारा होना। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सत्ता, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो जाए, उसको केंद्रीकरण कहते हैं सत्ता का। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता कई लोगों के हाथों में बंट जाए। आप देखते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, ठीक है, जिसमें आपको देखते ग्राम पंचायतों का गठन और नगर पंचायतों का गठन किया गया। दूसरी विशेषता, राजनीतिक विशेषता यह है जो है इसके लोकतंत्र में, तो इसमें लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता को विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता को बांटा जाता है लोगों में। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, यानी चुनाव जो होता है, जो आपका चुनाव होता है किसी भी चीज का चुनाव, वो कैसा होता है? वो स्वतंत्रता के साथ होता है और साथ ही साथ निष्पक्ष होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट या दबाव नहीं होता किसी का, ठीक है। अगली विशेषता क्या है? लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की अगली विशेषता कानून का शासन होता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर कानून सर्वोपरि होता है, कोई नेता मंत्री सर्वोपरि नहीं होता है, कानून सब पर लागू होता है, कानून की नजरों में सब बराबर है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का कहता है विधि के समक्ष समता,
कानून के नजरों में सब बराबर हैं, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथी बात, बहुलतावाद, यानी कि आप देखते हैं बहुलतावाद, हर एक चीज में आप देखते हैं बहुल चीजें रहेंगी, बहुसंस्कृति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, सब कुछ एक प्रकार से उसकी समानता में एकता की बात करता है, विविधता में एकता की बात करता है। पांचवी विशेषता, उत्तरदायी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। ऐसा नहीं है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, सरकार अगर कुछ गलत करती है या कुछ भी काम करती तो जनता का यह कर्तव्य है, जनता को यह अधिकार है कि वह सरकार से क्वेश्चन कर सकती है कि आपने ये क्यों किया, आपने कैसे किया। आप देश अगर इस तरीके से कुछ गलत होगा देश में, जनता आवाज उठाएगी और उसको लेकर के फिर सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। यदि सरकार के खिलाफ भी अगर जो है बच्चों को जाना पड़े या किसी को जाना पड़े तो वो जा सकता है। कहने का मतलब है कि सरकार अगर गलत काम करेगी, न्यायपालिका के खिलाफ काम करेगी या संविधान के खिलाफ काम करेगी, संविधान के अनुसार नहीं चलेगी, तो जनता भी विरोध कर सकती है। लोकतंत्र में ये होता है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का ए कहता बोलने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा ना बोलो कि मारपीट हो जाए, ऐसा ना बोलो कि तुमको 2-3 लोग थपरिया ही दे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप जब अच्छी वाणी बोलते हैं तो सामने वाला प्रभावित होता है, उसके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी का प्रादुर्भाव होता है और उस एनर्जी से हम भी प्रभावित होते हैं, हमारा पूरा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है और हमारे आपके जो बीच की वार्तालाप है उसके माध्यम से नाना प्रकार के व्यक्ति, तमाम प्रकार के लोग भी प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा गांव वगैरह में बच्चों ने इसका दोहे का गलत अर्थ निकाल कर क्या कर दिया, बनाया। हमारे गांव के बच्चे हमसे कहे, गुरुजी आप कहते हो कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो हम कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कहो, कहें कि हमारो परिभाषा हम ही बनाए हैं दोहा। हम कहा हाँ बताओ बेटा क्या बनाए हो। कहे कि गुरुदेव परिभाषा कुछ ऐसी। हम कहा हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, समय नहीं। कहा हाँ, कहे कि ऐसी बानी बोलिए जुड़ते झगड़ा होए, जुड़ते माने तुरंत, तुरंते झगड़ा होए और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो, मतलब जो तुमसे हट्टा कट्टा हो उससे झगड़ा ना करो, नहीं उठा के पटक देगा। तो ऐसे हम कहा वाह बेटा, उठाए डंडा, हम कहा चलो तुम निकलो भागो बेटा। गुरुजी मजाक कर रहे, भाग गया। हम कहा वाह भाई बढ़िया। तो ऐसे होता है, ये क्रिएटिव छात्र होते हैं, इन्हीं को क्रिएटिव छात्र कहते हैं, सृजनात्मक बालक कहते हैं इनको, जो एक प्रकार से किसी में भी अपना चीजें बना लेते हैं। ये हो गई राजनीतिक विशेषता। किसकी? इसकी राजनीतिक विशेषता, लोकतंत्रीकरण की राजनीतिक विशेषता। अगली विशेषता है सामाजिक विशेषता। लोकतंत्रीकरण की सामाजिक विशेषताओं की बात की है, सोशल फीचर। पहली विशेषता सामाजिकरण मतलब कि लोकतंत्रीकरण की पहली सामाजिक विशेषता, सामाजिक समानता और न्याय। यानी कि समाज में ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कोई ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना कोई बड़ा जाति का है ना कोई छोटा जाति का है, सबकी सारी जातियां बराबर है, सारे धर्म के लोग बराबर है, सबको बराबर न्याय मिलेगा। जाति मतलब कि आप देखते हैं धर्म, अनुच्छेद 15 क्या कहता है भारतीय संविधान का? अनुच्छेद 15 कहता है बेटा, मैं आपको उदाहरण के माध्यम समझा रहा हूं, मैं ऐसे बिना तथ्यों के साथ बात नहीं करता हूं, मैं तथ्य बता रहा हूं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति, इनके आधार पर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई आप ब्राह्मण हो तो आपके साथ कोई भेदभाव होगा। आरक्षण की व्यवस्था को छोड़ दें उसके बाद। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी किसी भी मामले में सरकारी वगैरह कुछ भी काम हो रहा होगा, लोक नियोजन के जो काम होंगे उसमें जो है न्याय मिलेगा सबको, उसमें किसी प्रकार कोई दबाव किसी पे नहीं होगा, सबको बराबर स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता समाजवादी विशेषता है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। आप देखिए लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है बाबू, जिसमें होता क्या है कि माइनॉरिटीज जो होती है, जो कम संख्या वाले लोग होते हैं, अल्पसंख्यक जिनको आप कहते हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है इसमें। अल्पसंख्यकों की रक्षा की अगर बात की जाए, कैसे रक्षा होती है अल्पसंख्यकों की? अल्पसंख्यकों की रक्षा होती है बेटा कुछ ऐसे, जैसे अल्पसंख्यक माने कम, जैसे मुसलमानों के लिए या सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, बौद्धों के लिए, पारसियों के लिए, जैनियों के लिए। आप देखते हैं ये लोग अल्पसंख्यक में है भारत में। हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, तो हिंदू धर्म को वो चीजें नहीं मिलती जो एक प्रकार से इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई। जैसे कि अनुच्छेद आप देखते हैं 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया ही गया है। इसके बाद में आप देखते हैं अनुच्छेद 29, मतलब उसके बाद में आप देखते हैं, उसके बाद में अनुच्छेदों में क्या किया गया है, उसमें तमाम प्रकार की चीजें जो दी गई हैं धर्म को बचाने के लिए, धर्म को, संस्कृति को रक्षा करने के लिए माइनॉरिटीज के तमाम अधिकार दिए गए हैं 29-30 में आप देखेंगे। तीसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है,
अनुच्छेद 19A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी अनुच्छेद 19A में ही है, वही होती है। बोलने की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। अगला, नागरिक अधिकारों की गारंटी, ठीक है, यानी गारंटी ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों की गारंटी होती है। यानी अगर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार कितने, 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिले हैं, वो मौलिक अधिकार अगर आपको सरकार नहीं देती है, उनसे आपको वंचित करती है, तो आप सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। यह बात ध्यान रखेंगे। कई सारे विवाद, कई सारे केस इस मामले को लेकर के आते रहे हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवी विशेषता क्या है बेटा? पांचवी विशेषता लैंगिक समानता, यानी कि जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो महिला और पुरुष के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं चलेगा भारत में। ये सामाजिक समरसता की बात जो है सभी अनुच्छेद में आप देखते हैं। अनुच्छेद 15 साफ साफ कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान। लिंग शब्द, लिंग माने महिला और पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी सिचुएशन में। ये आपकी 5 विशेषताएं किसकी? सामाजिक विशेषताएं हो गई लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की। लोकतंत्र में और क्या होता है? आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं में अगर बात करें बेटा, इकोनॉमिक फीचर्स, इसमें क्या होता है? समान अवसर की व्यवस्था की जाती है, यानी इक्वल इकोनॉमिक मतलब की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, मतलब कि सभी की बराबर होती है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 16 में सारी बातें बताई गई, यानी कि सभी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, सभी व्यक्तियों को उतना ही अधिकार मिलेगा जितना, मतलब सभी को बराबर मिलेगा, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है आर्थिक में? गरीबी उन्मूलन की नीतियां बनाई जाएंगी, यानी पॉलिसीज टू एलिमिनेट पॉवर्टी, यानी गरीबी भारत की सबसे बड़ी समस्या है। तमाम पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, उनके माध्यम से गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया। आज भी सरकारों के तमाम प्रकार के जो है नियम कायदे ऐसे बनाए जाते हैं, योजनाएं तमाम सारी ऐसे आती हैं जो कि गरीबी को हटाने के लिए काम कर रही हैं, तो वो चीजें भी इसमें शामिल है। अगली विशेषता लोकतंत्र में ये होता है। तीसरी बात है, और शासन व्यवस्था में सब नहीं शामिल होता है। लोकतंत्रीकरण की अगली विशेषता है संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना, यानी कि इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी संसाधन जो है, संसाधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है? न्याय संगत दोहन, उचित दोहन, तर्क संगत दोहन, यानी संसाधन को इतना ज्यादा एक प्रकार से ना खर्च कर लो ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी संसाधनों के लिए जो है परेशान नहीं। यानी कि हमको उचित मात्रा में विवेक सम्मत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दोहन करना ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लुत्फ उठा सके, ठीक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन भी इसकी एक विशेषता है लोकतंत्रीकरण की, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्रीकरण की अगली विशेषता है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट्स, यानी जो श्रमिक होते हैं, चाहे वो खान में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके भी कुछ अधिकार होते हैं जिनको मिल के मालिकों को मानना पड़ता है, खान कारखानों के मालिकों को मानना पड़ता है, तो उनके अधिकारों की रक्षा भी सरकारें करती हैं इसमें लोकतंत्र में। इसके अलावा उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है सरकारें, प्रमोशंस ऑफ जो है इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है कौन? सरकारें, लोकतांत्रिकरण की सरकारें। बाकी सरकारों में इतना नहीं होता है, लेकिन इसमें सब कुछ होता है। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया की ये विशेषता भी बड़ी जबरदस्त विशेषता है। आगे देखेंगे बेटा, अगली जो विशेषता है, तो अगली जो पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, भारत में लोकतंत्रीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। लोकतंत्रीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझें तभी आप इन चीजों को समझेंगे। औपनिवेशिक काल का प्रभाव क्या पड़ा इस पर, यानी कि जब ब्रिटेन के अंडर में हम लोग रहे थे, यानी जब हमको मतलब हमारे ऊपर इंग्लैंड के लोग शासन कर रहे थे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे औपनिवेशिक काल का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल पीरियड। क्या प्रभाव पड़ा बेटा इसमें, समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय समाज में क्या हुआ? अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय समाज में असमानताएं और शोषण चरम पर था, यानी जब अंग्रेज लोग यहाँ पर थे तो असमानता फैली थी। अब अंग्रेज लोग कैसी असमानता फैला रहे थे? जैसे कि जो कोई बड़े अधिकारी जो होते थे, कोई भारतीय नहीं बन सकता था, गोरे काले का विभेद हो रहा था, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चीजों का विभेद हो रहा था, ठीक है। भारतीयों को उतना ज्यादा बड़े पदों पर या भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं जाने दिया जाता था इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा, यानी इसमें भी आप देखते असमानता तमाम विद्यमान थी, शोषण भी हो रहा था जनता का, ठीक है। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता फैलाई और इसकी वजह से आप देखते भारत स्वतंत्रता की राह पर अग्रसर हुआ और आगे बढ़ता गया। आगे देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ भारत में। स्वतंत्रता के बाद में हुआ लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का पहला आगाज जो हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष, ठीक है, 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान जो है बनकर के तैयार हुआ, ठीक है।
2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसने भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। अब इसमें कई शब्द आपने पढ़ा। संप्रभु, संप्रभु राज क्या होता है? संप्रभुता माने ऐसा देश जिस पर किसी दूसरे देश का कोई जो है लगाव ना हो, कोई दूसरा देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना कर पाए, कोई दूसरे देश से हमको पूछना ना पड़े। किसी मुद्दे पर काम करना है, किसी मुद्दे पर किसी कानून को बदलना है, तो हम अमेरिका से या ब्रिटेन से नहीं पूछेंगे कि भाई हमको बदले कि ना बदले। भारत सरकार में अपनी संसद में उसको बदल सकते हैं। यानी कोई भी देश की अगर संप्रभुता नहीं है तो वह देश पूर्ण रूप से राज्य नहीं कहा जा सकता, पूरी कंट्री नहीं कह सकते उसको। संप्रभुता हो रहा, तो भारत एक संप्रभुता देश है। उसमें किसी भारत मतलब मोदी जी को कोई निर्णय लेना होता तो किसी से पूछते नहीं कि भाई विदेश में जाकर के पूछें, अमेरिका से पूछें, रूस से पूछें या ब्रिटेन से पूछें कि भाई करें कि ना करें, कुछ कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। समाजवादी क्या है? ऐसा देश जहां पर जनता को समाज में समानता दी जाए, जनता का कल्याण किया जाए, जहां पर सरकारी चीजें हों और सरकार की जो चीजें हों उस पर जनता का समान अधिकार हो, सभी जनता उस पर बराबर की हकदार हो। ऐसे यानी हर उत्पत्ति के साधन, उपयोग के साधन सब पर सरकार का अधिकार हो, सभी जनता का अधिकार हो, प्राइवेट चीजें कम हो, वो समाजवादी देश होता है। अगला टर्म है आपका धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सारे शब्द इंक्लूडेड हैं। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, भारत का जो शासन व्यवस्था है किसी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, किसी धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला भारत का संविधान। भारत का संविधान, वो संविधान में जो बातें लिखी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। संविधान अलग अपनी जगह पे है और धर्म की ग्रंथ अलग अपनी जगह पे है। धर्म के ग्रंथ आपको नैतिकता, वो चादर सिखाते हैं, जबकि आपको मोरलिटी सिखाते हैं। जबकि आप देखते हैं जो हमारे कानून है, जो संविधान है, वो आपको एक अच्छी राजनीतिक पुष्टिकरण करता है, आपको अधिकार देता है, आपके कर्तव्य को बताता है कि भाई आप क्या, वही सब चीजें। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र मतलब क्या होता है? इसमें जनता सरकार को चुनती है, यानी सरकार का मुखिया जनता चुनती है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। और देश का मुखिया भी जनता चुनती है। ऐसा देश जहां पर सरकार और देश दोनों का मुखिया जनता चुनती हो, उस देश को लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। जैसे कि इंग्लैंड रिपब्लिक स्टेट नहीं है। क्यों? पूछो क्यों नहीं है गुरुजी? इसलिए नहीं बेटा, क्योंकि इंग्लैंड में जो राजा होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, यानी राजा का पुत्र राजा बनता है, राजा का लड़का राजा बनता है। लेकिन भारत में क्या होता है? राजा का लड़का राजा नहीं बनता है, ठीक है। भारत में क्या है? राष्ट्रपति जो होता है वो देश का मुखिया है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। सरकार का मुखिया हम ही लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को, और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। आज जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, कल कोई और होगा, पहले रामनाथ कोविंद जी थे, उनसे पहले और कोई था। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये बदलते रहते हैं, किसी एक फैमिली से नहीं होंगे, अलग अलग जगहों से आएंगे। तो संविधान में ऐसी व्यवस्था जिस संविधान में होती है वो लोकतंत्र होता है, गणराज्य होता है। तो भारत में सारी विशेषताएं विद्यमान है। इस चीज इस तरीके से आप समझ सकते हो। स्वतंत्रता के बाद में ये सब विशेषताएं आपको, ये बाद आपको देखने को मिलता है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही चीजें संभव हो पाई हैं। इसके अलावा अगली विशेषता ये शामिल हुई इसमें लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद में, यानी कि उत्तर उपनिवेशिक भारत में पहला आम चुनाव हुआ 1951-52 में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग बना ये जो चुनाव हुआ, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर के हमारे समक्ष उभरा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है वो टॉपिक कौन सा है? लोकतांत्रिकरण का क्या उद्देश्य है? ऑब्जेक्टिव ऑफ जो है डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि लोकतंत्रीकरण का क्या उद्देश्य है, क्यों जरूरी है ये किन उद्देश्यों को फॉलो करता है, किन उद्देश्यों को पूरा करता है। आप देखिए जो भी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से क्वेश्चन बन रहा है वो सब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ रहा हूं। किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा आप आसानी से बता पाएंगे जब आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है बेटा? लोकतंत्रीकरण के उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। पहला उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को कई लोगों के हाथों में बांटना, ताकि निरंकुश शासन ना हो पाए, ताकि जनता तक शासन के लाभ पहुंच पाए, सारी योजनाओं का लाभ जनता उठा पाए। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है, और जनता का जब शासन होता है तो जनता तक ही ना पहुंचे तो बेकार है। इसलिए शासन व्यवस्था में जनता के एकदम से तह तक, यानी प्रधान, ग्राम प्रधान जो होता है गांव के सभी लोगों को जानता है। फिर उसके बाद में ब्लॉक प्रमुख होते हैं, वो सभी बीडीसी वगैरह चुनाव होता है, बीडीसी वोट देते हैं, प्रमुख बनता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिला पंचायती चुनाव होता है। ये सब कहीं ना कहीं पे आपके सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आपके गांव में ग्राम प्रधान है, ठीक है, आपके क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख है,
आपके जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये चीजें आप देखते हैं। आपके क्षेत्र में विधायक हैं, आपके क्षेत्र में सांसद हैं, तो इन सभी से एक प्रकार से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता किसी एक के हाथ में निहित ना होकर के कई लोगों में बटी रहती है। दूसरी विशेषता, दूसरा उद्देश्य यह है, लोकतंत्रीकरण का दूसरा उद्देश्य क्या है? नागरिकों को समान अवसर और अधिकार देना, यानी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार देने पर भी फोकस करता है। विशेष उद्देश्य यह है सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाए और समान अवसर मिले सभी को। नागरिक जो हैं उनको क्या मिले? समान अवसर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार, सभी को मौलिक अधिकार मिलते हैं भारतीय संविधान में। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में ही ऐसा संभव है। भारतीय संविधान में जो भाग 3 है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपको पता होगा। भाग 3 यानी कि देखते हैं भाग 3 में क्या, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है। रसिया के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। वहीं पर आप देखते हैं कि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है। ये सब चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। ये विशेषता है बेटा, ये इस उद्देश्य को, यानी कि नागरिकों को समान अवसर और अधिकार दिलवाने के लिए लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया काम करती है। ठीक है। इसके अलावा अगली विशेषता, सॉरी अगला उद्देश्य क्या है? अगला उद्देश्य आप लिख सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना। सामाजिक और आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता मतलब छुआछूत, ठीक है, या ऊंच नीच की भावना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की भावना, उन सभी को समाप्त कर दें। आर्थिक मतलब कि किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, तो जिसके पास पैसा ज्यादा उनसे टैक्स लेकर के गरीब जनता में बांटना या गरीब जनता के लिए कोई व्यवस्था करना ताकि वो आगे बढ़ सके। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता को खत्म करना है और सामाजिक असमानता को खत्म करने पर जोर देता है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। अगली विशेषता है जवाबदेह और पारदर्शी शासन की स्थापना जो है करना, यह भी एक उद्देश्य रहता है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का। जवाबदेही यानी सरकार जो होती है कोई भी काम करती है तो जनता के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा क्या होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी कार्यपालिका में कोई काम होता है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका। जैसे कि जो मंत्री होते हैं उनसे संसद में लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आपने ये काम कैसे किया, क्यों किया, इसका एग्जैक्ट रीजन बताओ। यानी उसको जवाब देना पड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे जो भी हो, कोई भी काम करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी जवाबदेही होती है, पारदर्शी शासन की व्यवस्था, जो भी शासन में चल रहा है उसको बताओ जनता को क्या चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा बहुलतावादी समाज का निर्माण करना, ताकि सभी समाज, सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी संस्कृति के लोग, सभी जाति के लोग, सभी लोग रह सकें और सभी लोग समानता के दृष्टिकोण से लगे, सभी बराबर हो, किसी का पर कोई अधिकार ना हो, किसी पर कोई जो है दबाव ना हो। ये तो रहा भैया क्या, इसको क्या कह सकते हैं, ये लोकतंत्रीकरण का उद्देश्य है। ये इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इतना जबरदस्त पॉइंट तैयार किया है आपके लिए, लेकर के आया हूँ, बहुत मेहनत से इस पॉइंट को मैं लेकर के आता हूँ। तो आप सभी लोग इन चीजों को समझे और इन सभी चीजों को आप वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हो गुरुजी हमको कितना पसंद आ रहा है। आगे देखेंगे लोकतंत्रीकरण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिजेशन। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन जो होता है ये क्या होता है बेटा, लोकतंत्रीकरण का क्या महत्व होता है। पहला महत्व इसका क्या है, समझने का प्रयास करें। पहला महत्व होता है राजनीतिक स्थायित्व और शांति बनती है, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस, यानी शांति। लोकतंत्र में क्या होता है, शांति होती है, जनता सुखी होती है, जनता एक प्रकार से क्या होती है, जनता में स्थायित्व रहता है, सरकारें स्थायित्व भी आ जाती हैं। जनता जब 5 साल के लिए एकदम से जनता सरकार को चुनती है, फिर 5 साल बाद सरकार को लगता है कि भाई अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो सरकार के पद से हमको हटा दिया जाएगा, कोई दूसरी पार्टी जीत जाएगी, तो ऐसे में फिर से जो काम अच्छा करता है। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का पहला महत्व क्या है कि भाई राजनीतिक स्थायित्व और शांति बनी रहती है हमेशा। इसके अलावा क्या होता है, सामाजिक समरसता और एकता की भावना भी यहाँ पर आपको बनी रहती है। सामाजिक समरसता यानी कि सोशल हार्मोनी एंड यूनिटी बनी रहती है, समाज में सभी लोग बराबर और सभी लोग एकता के साथ रहते हैं। इसके अलावा अगला महत्व यह है इसका, आर्थिक विकास होता है इससे, और समानता यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्वलिटी, इकोनॉमिक समानता और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करने के लिए भी सरकारें काम करती ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े। ठीक है, तमाम पंचवर्षीय योजनाएं चलाएगी भारत आजाद के बाद से, तो सब चीजें इसमें शामिल है। अगला पॉइंट, मानवाधिकारों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकारों की सुरक्षा भी लोकतंत्र में होती है। लोकतंत्र में हर एक मानव के अधिकार की सुरक्षा होती है, हर एक मानव को उसके अधिकार दिए जाते हैं जिसका वो जन्म से भी हकदार है और कर्म से भी हकदार है। सारे अधिकार मिलते हैं एक लोकतांत्रिक देश में। इसके अलावा अगला
महत्व ये है, नागरिक भागीदारी में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन सिविक्स पार्टिसिपेशन, यानी नागरिक भागीदारी में क्या होती है, वृद्धि होती है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। यानी ये महत्व हो गया, इस महत्व में लिख दीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके की पॉइंट्स है, इसमें आप दो दो लाइन भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। अगला अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना होता है, देखिए भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रमुख प्रक्रिया के प्रमुख चरण, यानी किस तरीके से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया भारत में आगे बढ़ी। बेसिकली यही चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, 1947 में क्या हुआ, देश आजाद हुआ। उसके बाद में 1960 तक संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हुआ और इनका विकास होता गया। आप देखते 1947 में देश अपना आजाद हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद में संविधान का निर्माण हुआ, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। उसके बाद से लेकर के तमाम संस्थाओं का विकास हुआ जिससे जनता को लाभ देने के लिए काम किया गया। ये पहली बात। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1960 और 1990 के बीच में राजनीतिक स्थायित्व आया और क्षेत्रीय दलों का फिर विकास होने की तमाम पार्टी बनने लगी। पहले भाजपा कांग्रेस थी, उसके अंदर तमाम छोटी छोटी पार्टियां राज्य स्तर पर बनने लगी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, 1991 से वर्तमान तक अगर बात की जाए तो जो समय रहा, इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई। वैश्वीकरण क्या होता है, जिसको आप अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पूरा देश, सारे के सारे देश, पूरा का पूरा संसार जो है एक देश के रूप में है, एक गांव की भांति है। ठीक है, एक देश मतलब इससे जो है कर सकता है, संबंध बना सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, किसी भी देश की भाषा को जान सकता है, सीख सकता है। एक देश से दूसरे के देश के बीच में व्यापार, समानता, संस्कृति का आदान प्रदान जो है बड़े आसानी से हो पाता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। इसके अलावा गठबंधन सरकारें होती है, जैसे मान लेते किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही है तो किसी दूसरे पार्टी से 4 सांसद, 4 विधायक लेकर के अपना सरकार बना लेते हैं। ये भी एक सरकारों की व्यवस्था चल गई। ठीक है, गठबंधन सरकारें। और सामाजिक आंदोलन का विस्तार हुआ है, इसमें 1991 से वर्तमान तक आप देखते हैं सामाजिक आंदोलनों का विस्तार और तमाम प्रकार के सामाजिक आंदोलन लड़े गए, आंदोलन किए गए, जिसके माध्यम से तमाम सारे जो है सुधार किए गए। ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब आपके लोकतंत्रीकरण के प्रक्रिया के बहुत प्रमुख चरण है जो कि आपने बेसिक भारत में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपके लिए हेडिंग है वो कौन सी हेडिंग डालिएगा, लोकतंत्रीकरण की चुनौतियां, यानी लोकतंत्रीकरण में कौन कौन से, इसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं ना केवल लोकतंत्रीकरण में आती हैं बल्कि वो राष्ट्रीय एकीकरण में भी वो बाधाएं आती हैं। राष्ट्रीय समस्या के रूप में इन बाधाओं को जाना जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण में जो व्यक्ति मतलब कि जो चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं, वही सेम चीजें लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध होती हैं। जैसे कि आप समझे, पहला चैलेंज क्या है बेटा, पहला चैलेंज यही है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद की आप देखते हैं जातिवाद अभी कितना, जातिवाद को राजनीति के लोग बढ़ाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हर एक पार्टी के लोग जाति को उकसाते रहते हैं, एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ। अभी आंतरिक उकसाना भी हो सकता है और एक प्रत्यक्ष उकसाना भी हो सकता है। आप देखेंगे अभी यादव और ब्राह्मण का मुद्दा था, तमाम विवाद हुआ, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उसमें अपना फायदे कसने के लिए तमाम प्रकार के काम भी किए। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जातिवाद जो है ये भी देश को खतरा उत्पन्न करता है, देश और लोगों को लड़वाता। तो भाई अगर आपस में दो जात के लोग लड़ेंगे तो वैमनस्यता फैलेगी। और मेरे हिसाब से आज से पहले अगर आपको बहुत बारीकी से देखें, जो वर्ण व्यवस्था थी वो आज के सभी संस्थाओं से अच्छी थी। आज जो राजनीति हो रही है उससे लाख गुना अच्छी राजनीति हमारे प्राचीन भारत में लोग जी रहे थे। उस समय कोई ऐसी लड़ाई जातिगत नहीं हो रही थी जाति के आधार पर। वहां पर जो था, जो अच्छा कर्म करता था वो जाति से, वो शूद्र है लेकिन उसका कर्म अच्छा है, उसने सारे संस्कार संपन्न किए हैं, वो ब्राह्मण माना जाता था, उसको लोग प्रणाम करते थे। तो वो था वर्ण व्यवस्था। लेकिन आज क्या है, उन सभी चीजों पर दबदबा कायम हो चुका है। हर जाति अपने अपने नाम का व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो रही है, तमाम प्रकार के तमाम उनके खिलाफ भड़काते रहते हैं लोग। राजनीतिक पार्टी के लोग एक नेता बन जाते हैं, उसी में से आ जाते हैं भैया, एक नेता बन करके हम नेता हैं फलाने जाति के, वो कहेंगे हम फलाने जाति के नेता हैं, वो हम फलाने। अरे भाई देश के लिए क्या काम कर रहे हो तुम, देश को टुकड़ों में बांट रहे हो ना, यही काम है इसका। ऐसे में आपको करना क्या है, जातिवाद का कोई मतलब नहीं है, जाति आपको कोई नहीं देखता है। आप विदेशों में जाएंगे जाति होती को कोई मतलब, आप भारतीय हो जाओगे फिर तब उस समय एहसास हो। गुरुजी सही कह रहे थे, आप पृथ्वी से कहीं अलग चले जाओ, पृथ्वी तो आप पृथ्वी के लिए जाने जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखें ये सब चीजों को। जातिवाद और संप्रदायवाद। संप्रदायवाद क्या होता है, धर्म के नाम पर आप देखते हैं हिंदू मुसलमान का कितना दंगा हो रहा है। हिंदू मुसलमान को लेकर के आज दिन टीवी पर बैठे दो ठो मुल्ला बैठा देते हैं, दो ठो पंडित बैठा देंगे और दोनों को बैठ के लड़वाएंगे। ठीक है, दोनों को बैठ के ये तर्क देंगे वो तर्क देंगे, उसी पे
कोई कोई जो थर्ड क्वालिटी चैनल पर आप देखते हैं, उनमें बैठ के मार वार करने लगते हैं, उसी पे बैठ करके पकड़ी पकड़ा हो जाती है, उसी पे बहस हो जाती है बम्फर सा। और ये सब बस क्या केवल टीआरपी के लिए है। तो ये सब चीजों से देश नहीं चलने वाला है। आज की मीडिया डिबेट करवा करके, उस डिबेट का मुद्दा क्या होता है, कोई जानकारी वाला डिबेट थोड़ी होता है, बस उसमें कुकुर झोंझो होता है, कुकुर झोंझो समझते हैं, लड़ाई होती है, उसी में नोक झोंक चलती है। डिबेट तो एक ही बंदा करता है पूरे उस पे, वो है सुधांशु त्रिवेदी। क्या बोलता है भाई, मजा आ जाता है उसको सुनने में। ये दम बंदा है, और दो तीन लोग और हैं ऐसे, एक आध दो बोलता है, क्या नाम है संजय सिंह। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बढ़िया वक्ता। ओझा जी अगर बोलने लगे हमारे, ठीक है, वो भी बढ़िया वक्ता है। खैर ऐसे तमाम वक्ता थे। मायावती जी की पार्टी से एक वक्ता थे, कोई ब्राह्मण थे, मिश्रा जी या कुछ थे, बहुत जबरदस्त बोलते थे पहले, मैंने सुना है उनको। ऐसे ही तमाम पार्टियों के अपने अपने एक प्रोफेशनल वक्ता होते हैं। जब वो लोग आते हैं टीवी पर बोलने के लिए, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, भले उसको लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन बढ़िया बोलता है। आप उसको सुने, उस संविधान के मतलब कभी कभी बहुत बेकार भी बोल देते हैं ऐसे शब्द, लेकिन कभी कभी बढ़िया बोलता है। मतलब एक ज्ञान की बातें करता है जब कभी कभी। और एक बहुत मतलब, अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करें, बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये सबसे बड़े खतरे हैं। संप्रदायवाद में दो चीजें आजकल आती है। एक तो सबसे पहले बात, हिंदुओं में हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना, और दूसरी चीज जो होती है वो है मुसलमानों की कट्टरता। इसकी वजह से पूरा जो है देश कहीं ना कहीं पे खतरे का सामना करना पड़ सकता है उसको। तो आज अगर हमको लोकतंत्रीकरण को बचाना है, लोकतंत्र को सफल बनाना है, तो हमको जातिवाद को खत्म करना है, हमको संप्रदायवाद को खत्म करना है। दूसरा दूसरा जो चैलेंजेस आता है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में, वो है भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण। आप देखते हैं राजनीति के लोग तमाम प्रकार सफेदपोश अपराधी, सफेदपोश माने क्या होता है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं बड़े बड़े पदों पर बैठ करके अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो वो चीजें भी, भ्रष्टाचार मतलब क्या होता है, आप एक ऐसी धारणा, एक ऐसा कृत्य, जैसे कि आप जिस जिस पद पर हो, उस पद की गरिमा और अखंडता को आप अक्षुण्ण कर रहे हो, उसको आप खत्म कर रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो आप, ठीक है। यानी उस जिस पद पर आप हो, जिस पद के लिए आपको वेतन मिल रहा है सरकार से, उस पद पर रहते हुए उसकी जो भूमिका, उस पद की, उस भूमिका को सही तरीके से आप निर्वहन नहीं कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है। ऐसे राजनीतिक अपराधीकरण, तो राजनीति के लोग जैसे आप देखते हैं, कोई हेलमेट नहीं पहना है। आप मैं कुछ सरल तरीका बताता हूँ, राजनीतिक अपराधीकरण क्या है। कोई हेलमेट नहीं पहना है, जा रहा है, पुलिस पकड़ लिया, पुलिस वाले ने कहा भैया हेलमेट कहाँ है। अब पुलिस पूछ रहा है हेलमेट डालने के लिए, तो भाई वो आपके सेफ्टी के लिए बोल रहा है। अब आप क्या कहते हैं, रुको, ए दूर हटो, फोन निकालें जेबी माँ से, हेलो, फोन निकाल के, हाँ मंत्री जी। अब मंत्री हुए कि ना हुए, लो बात कर लो मंत्री। पहले के पुलिस वाले थोड़ा बात बात कर लेते थे, आज के पुलिस सोशल मीडिया वाले तुरंत दो तीन कैमरा चलता है बगल में। हाँ कौन है भाई, कहाँ के साहब, कहाँ के मंत्री हैं, कह दो अपने घर पे बैठे रहे मंत्री जो भी। ऑन ड्यूटी हूं मैं, हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं, तुरंत काट देगा चला। अब ऐसे में फोन फोन से सुन लिया, हाँ साहब, हाँ ठीक है, ठीक, अरे तो टेंशन मत लो, हम करवा देंगे, ऐसे करके। ये जो चीजें होती हैं, यही चीज राजनीतिक अपराधीकरण है। लेकिन अब आजकल के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सब बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जो कि गाना वाना गा करके, आप देखते हैं एक डांस करके बढ़िया सा लोगों को ऐसे ऐसे करके, मतलब कि तमाम चीजें आप, मैंने देखता रहता हूँ तो अच्छा लगता है ये सब चीजें। अगला है आपका धन बल और बाहुबल का उपयोग आजकल हो रहा है। बाहुबली तमाम अपने आप को, जिसके पास पैसा है वो एकदम सरकार को दबा देना चाहता है, लोकतंत्र उसमें खतरे में आ जाता है। बाहुबल आजकल क्या रहे, आप देख भोजपुरी में ऐसे ऐसे गाने बन रहे हैं कि रंगदारन से सीखे रंगदारी। अब सोचिए ये सब कोनो गाना हुआ यार, यह सब देख देख के अत्ता तत्ता लड़के जो है आजकल के कक्षा 11 और 12 में पढ़ाते गुंडई करते हैं, हाकी लेके पढ़ाई जाते हैं, समझो तो। अब ये सब चीजें कोई, आप देखें स्कूल में, स्कूल कॉलेज में गेट के बाहर मार होती, झगड़ा होता है। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन लेकर के स्कूल कॉलेज में जाते हैं। हम लोग पढ़ते थे, मजाल थी किसी की फोन लेकर के चला जाए इंटरवल में, या फिर उसी में लाइन लगवा कर पूरा चक, इंटरवल में चक होता था, छुट्टी होने के समय चक होता था, और उसके बाद में कब चक होता था, प्रार्थना में चक कर लेते थे। आज जिसके पास मोबाइल में था, पूरा सर से लेकर के पैर तक मारता था टीचर। कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मोबाइल फोन लेकर के चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी से बातचीत क्लास में करे, ऐसा दबदबा रहता था। अब ऐसे में आजकल क्या है, आजकल क्या है, अब कुछ भी नहीं चल रहा। तो आप आजकल धन पर बाहुबल इतना ज्यादा गाना रंगदारी वाला लगा देंगे, स्टेटस लगाएंगे कि एक गाना क्या है, पुलिस प्रशासन इस सरकार का करी, ऐसे गाना है, हमार चाचा रंगदार जमार का करी।
अब ये सब कौन सा गाना है हमारे समझ में आता है? रंगदार क्या होता है? तो ये रंगदारी, बाहुबली, वही सब चीजें, इससे लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, चुनौती है इसके अलावा मीडिया का पक्षपात और फेक न्यूज, आजकल सबसे बड़ा जो है मीडिया का पक्षपात करना और फेक न्यूज, जो तमाम चीजें वायरल हो जाती हैं। आजकल एआई का जो टूल चल गया है, इसके माध्यम से आप देखते हैं तमाम प्रकार की ऐसी चीजें बन रही हैं, जैसे कि किसी की लिपसिंग करवा दी गई। लिपसिंग माने कि जैसे कि हमारी फोटो खींच करके हमारे जैसे बोल रहा है कोई व्यक्ति और लगा दिया वीडियो, ठीक है, या बड़े बड़े लोगों की, जैसे विराट कोहली की फोटो उठा करके उनको उनको डांस करवा दिए, उनको किसी दूसरे के साथ टहलवा दिए, कहीं से कुदवा दिए, बंदर बंदर ब्लॉग बना रहे हैं आजकल। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पे ये भी खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा आर्थिक असमानता और बेरोजगारी भी खतरा उत्पन्न करती है। आर्थिक असमानता, कोई बहुत धनी है, भारत में बहुत धनी हो गए, भारत में कोई बहुत बहुत करोड़पति, किसी के पास खाने को पैसे नहीं, किसी को रोटी नहीं मिल रही, किसी कोई एक प्रकार से किसी के कुत्ते भी एसी में सो रहे हैं, और किसी के व्यक्ति जो है किसके लिए जो है पंखा तक नहीं मिल पा रहा है, कोई एक अपने घर के लिए जो है उसको मकान नहीं मिल पा रहा है। यानी एक तरफ तो पक्कों में सोने वाले किसी कोई फरारी और कार चलने वाले लोग हैं, और उसी झोपड़पट्टी में रहने वाले किसी के टीना की टपरी में रह रहे हैं, वहां पे भी पानी छूता रहता है। तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी, ये सब चीजें जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया को चुनौती देती है। अगला आपका है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उपाय, यानी इसको कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ स्टेनफुल डेमोक्रेटाइजेशन, इसको किस तरीके से हम इसको पावरफुल बना सकते हैं। सबसे पहले चुनावी सुधार करके, यानी चुनाव जो हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके, चुनाव में सुधार करके जो भी किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा और जागरूकता फैला करके, ठीक है, इनहेंसिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जागरूकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार करके हम इन चीजों को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, सरकारों में क्या हो, कोई भी काम करे सरकारें जवाब दे और सुनिश्चित क्या हो पारदर्शिता सुनिश्चित हो, यानी कि क्या हो रहा है उसको सबको पता होना चाहिए, पूरी जनता को पता होना चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया होनी चाहिए, यानी कि न्याय, इंडिपेंडेंस जुडिशरी एंड मीडिया, मीडिया पर ना तो सरकार का दबाव हो और ना ही न्यायपालिका पर सरकार का दबाव हो, तब जनता अच्छी तरीके से काम करेगी और जो है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी, पावरफुल होगी। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय, वुमेन इम्प्रूवमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी आप महिलाओं को एक समान अधिकार देंगे तो महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, सामाजिक न्याय मिलेगा तो भी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और अधिक सफल होगी। ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसके माध्यम से लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को हम जो है अच्छा बना सकते हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ये है इसका पूरा का पूरा पढ़ने का अब तक का क्या सार निकला इसका भाई, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया केवल शासन परिवर्तन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। भारत ने आजादी के बाद इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन नागरिक जागरूकता, संस्थागत सुधार और नीतिगत पारदर्शिता के माध्यम से यह प्रक्रिया और सशक्त होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको समझाया, और जब भी आप एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो उसमें निष्कर्ष अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको चीजों को बता दिया, समझा दिया, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने सेट किया है, लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के, ताकि आप उसको देख पाए। तो चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं चर्चा करने जा रहा हूं, आप सभी लोग इसके आंसर भी बताने का प्रयास कीजिएगा। मात्र 20 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में अलग अलग विश्वविद्यालयों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो जब आप इस प्रकार से चैप्टर्स को देख रहे हैं, आज ये पहला चैप्टर हमने देखा, इसके बाद में हम दूसरा चैप्टर जो हमारा आएगा उसमें हम क्या देखेंगे बेटा, देखिए यूनिट नंबर 1 में आपको जो है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, यानी कि औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया विकास, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अगला आपका है डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडिपेंडेंस। तो ये 3 चैप्टर आपके हैं। एक तो डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन तीनों डायमेंशंस को हम समझेंगे। शायद इसमें मैंने समझा भी है, लेकिन फिर से एक चैप्टर के रूप में समझेंगे। और इसके बाद में हम फैक्टर शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, ये तीसरा चैप्टर है। 3 चैप्टर्स के माध्यम से आपकी पूरी इकाई समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरी यूनिट में जाएंगे क्वासी फेडरलिज्म के बारे में, ठीक है, कोलेशन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो बहरहाल आप इसके अभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चले।
प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। इसके 20 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन संख्या पहली आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य की गई? बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य की गई? बताएं। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां या 86वां संविधान संशोधन? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की है तो 73वां संविधान संशोधन में चीजें की गई। 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन कैसे हुआ, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, ठीक है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत, इन 3 प्रकार के जो है चीजें बांट दी गई, त्रिपक्षीय चीजें बांट दी गई, ठीक है। नगर स्तर पर नगर पंचायतों का गठन तो अनुच्छेद मतलब कि 74वां संविधान संशोधन हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 73वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन यहाँ पर लगा हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न क्या? दूसरा नंबर भैया, संविधान सभा में लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाले कौन से प्रमुख नेता थे? बताएं। संविधान सभा में लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाले कौन से नेता थे? महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू और सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। संविधान सभा में लोकतंत्र की आधारशिला किसने रखी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसने रखी थी? ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित नेहरू ने लोकतंत्र की जो है आधारशिला रखी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका भैया, सैमुअल हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की कौन सी धारणा पेश की है? दोहरी लहर, तीसरी लहर, या निरंतर लहर, या फिर उदार लहर? बताएं। सैमुअल हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की कौन सी धारणा पेश की बेटा? तो पेश की कौन सी धारणा? तीसरी लहर नाम की धारणा पेश की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका बाबू? चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में चुनाव आयोग की स्वायत्तता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएं। भारत में चुनाव आयोग की स्वायत्तता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसके भाई? चुनाव आयोग की बात, अनुच्छेद 320, 24, 323, या फिर अगला ऑप्शन क्या है आपका? अगला ऑप्शन है बेटा 326। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बताइए भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे प्रश्न आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, प्लीज बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आम चुनाव 1951-52 में कौन सा राज्य पंचायत चुनाव में पहला था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पंजाब नहीं, या राजस्थान? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश कभी कभी भ्रामक विकल्प के रूप में दे दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, अर्थात पंचायत चुनाव के लिए राजस्थान जो था वो इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा इसका, ठीक है। कहीं कहीं पर सी मिलता है, लेकिन इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छठा नंबर क्वेश्चन है, पोलेरिटी का सिद्धांत किसने दिया जो लोकतंत्रीकरण से संबंधित है? इस सिद्धांत को किसने दिया है बेटा? ऑप्शन है रॉबर्ट डहल, बी ऑप्शन लास्की सी लिंकन, और डी ऑप्शन है आपका जॉन लॉक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का सिद्धांत जो है, पोलैरिटी का सिद्धांत जो दिया है, पोलैरिटी का सिद्धांत वो किसने दिया है? इन्होंने दिया, रॉबर्ट डहल ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष करने वाला संशोधन कौन सा है? यानी 18 वर्ष करने वाला मतदान के लिए। 42वां संविधान संशोधन पहले 21 साल था, फिर उसको हटा करके 18 साल कर दिया गया कि भारत में वोट डालने वाले जो बच्चे हैं 18 साल के अगर हैं तो वोट डाल सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 61वां और 89वां या 73वां संविधान संशोधन? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 61वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न अगला है भैया 8 नंबर, लोकपाल और लोकायुक्त प्रणाली को संविधान में कहां सम्मिलित किया गया है? लोकपाल और लोकायुक्त प्रणाली को संविधान में कहां सम्मिलित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएस में। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक शामिल है। ये 36 से लेकर के 51 तक शामिल है। ये बात प्रस्तावना तो शुरुआत में ही है, सशक्तिकरण प्रावधानों में नहीं शामिल है। ध्यान रखेंगे इन चीजों को।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मीडिया स्वतंत्रता का संरक्षण विमान किस अनुच्छेद में है? भारत में मीडिया स्वतंत्रता का संरक्षण विमान किस अनुच्छेद में है, बताएं। स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें है, किस अनुच्छेद में है? 19, 21 है, किसमें है बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मीडिया स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 का ये जो होता है, ये बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, सभी लोग देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। प्रश्न आपका है, लोकतंत्र की स्थायित्व में नागरिक समाज की प्रमुख भूमिका है, यह अवधारणा किस विद्वान से जुड़ी हुई है? लोकतंत्र के स्थायित्व में नागरिक समाज की प्रमुख भूमिका है, नागरिक समाज की प्रमुख भूमिका है लोकतंत्र के स्थायित्व में, यह अवधारणा किसने दी? हंटिंगटन, लैरी डायमंड, या फिर रॉबर्ट डाल, या फिर किसने दी है बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैरी डायमंड, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को हमारे से जुड़ना है, इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना है 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, आप अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। 100 रुपए फीस है आप सभी के लिए। 100 रुपए फीस में केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी पूरी की पूरी, एक को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी। को करिकुलर में आपको मानव मूल्य पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, जिसमें और दूसरा पढ़ना होगा, सबके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, यानी किसी प्रकार कोई सब्जेक्ट आपका बचेगा नहीं आपकी बार, सबके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई माइनर का पेपर हो, सबकी बार आपकी बार व्यवस्था सबके लिए की जाएगी, परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। आगे बढ़ते हुए भी चीजों को जानने का प्रयास करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लैरी डायमंड, ठीक है। 100 रुपए फीस में सब कुछ आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए सतत सुरक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 50, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में मानवाधिकार, भारत में मानवाधिकार की रक्षा हेतु पीआईएल शुरू हुई, पीआईएल का पूरा नाम क्या है? पीआईएल का पूरा नाम क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पीआईएल का पूरा नाम क्या है बेटा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 13 नंबर प्रश्न बेटा। प्रश्न, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, यह लोकतांत्रिक विचार किस नेता से संबंधित है? गांधी जी से नहीं संबंधित है ये, अब अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्हीं से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। आंसर भी साथ में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के बहुत पहले कमेंट आते थे, गुरुजी आंसर पीडीएफ में नहीं देते हैं, तो आंसर भी आपकी बार पीडीएफ में व्यवस्थित किया गया है, और हर एक चैप्टर के नीचे आप देखते क्वेश्चंस भी दे जा रहा हूं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर। लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में आपातकाल का समय किस वर्ष था? लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में आपातकाल का समय जो रहा है वो 1975 से 1977 का समय रहा है। बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न क्या है, मंडल आयोग की अनुशंसाएं किस वर्ष के आरक्षण से संबंधित थी? मंडल आयोग की अनुशंसाएं जो थी वो अनुसूचित जाति जनजाति से नहीं थी, सामाजिक पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी से रिलेटेड थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 27% आरक्षण की बात जो है मंडल आयोग ने किया था, बीपी मंडल, तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं उसी को। पहले के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर थे। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल जी थे, ठीक है। इसीलिए इसको मंडल आयोग कहा गया, जिसमें 27% आरक्षण जो है दिया गया ओबीसी कैटेगरी के लोगों को। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में लोकमंच पर वर्चस्व बनाए रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में लोकमंच पर वर्चस्व बनाए रखने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था बेटा? राजनीतिक दल का, प्रेस का, नौकरशाही का, या फिर सेना का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्रेस की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनी रक्षा हेतु कौन सी विधेयक पारित हुई है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार विरोधी कानून को रक्षा के लिए कौन सी विधेयक पारित किया गया है? उस विधेयक का नाम है लोकपाल अधिनियम 2013, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आरटीआई लागू हुआ। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ बेटा? आरटीआई अधिनियम लागू हुआ कब? 2005 में, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार, किसी भी चीज को जानने का अधिकार आरटीआई कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका क्या होती है? जो कानून को बनाती है उसको विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, वो जिसमें मंत्री सब आते हैं, सरकारी नौकरी बड़े बड़े लोग आते हैं। और न्यायपालिका, इसमें न्यायालय के तमाम सारे लोग, जैसे जज वगैरह, वकील वगैरह सब आ सकते हैं। तो लोकतंत्र में विधायिका यानी संसद, सांसद विधायक विधायिका में आएंगे। कार्यपालिका में मंत्री सब आते हैं, ठीक है। न्यायपालिका में जज वगैरह आते हैं। तो विधायिका विधायिका क्या करती है? कानून को बनाती है। कार्यपालिका उसी कानून को लागू करवाती है। और जनता के बीच में अगर कोई विवाद होता है उस कानून को लेकर के, तो उसको निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करती है, ठीक है। उसके बीच संतुलन, यह सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है दोनों तीनों के बीच में? इस सिद्धांत को जो है किसने किया बेटा? सही उत्तर होगा इसका मॉन्टेस्क्यू ने किया है। मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब सम्मिलित हुआ था? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान लागू होते समय शामिल हुआ था लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द, ये पहले शामिल था, ठीक है। अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया संविधान में, प्रस्तावना में बाद में, ठीक है। ऐसे और भी एक आध दो शब्द जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया। इस तरीके से मैंने पूरा आपको बता दिया। जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। जिनको हमारे साथ जो कोर्स में ज्वाइन होने के लिए एसएमएस कर दीजिएगा 91 61 93 60 62, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट, सभी सब्जेक्ट का आपको चीजें मिलेंगी। जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है जुड़ सकते हैं। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। जुड़ना होगा तभी भेजिएगा, बिना मतलब कि आप एसएमएस नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपको जुड़ना होगा तो ही एसएमएस कीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था की गई क्या? 100 रुपए फीस में सब कुछ मिलेगा। स्कैनर भेजेगी, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर दी होगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको मिलेगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी बेहतर अंदाज में, ऑब्जेक्टिव तैयारी, लिखित तैयारी, सारी तैयारी आपको मिलेगी। और सब कुछ ऐसे एकदम एचडी क्वालिटी का पीडीएफ तैयार किया जा रहा है। सभी चैप्टर का पीडीएफ भी मिलेगा, सभी चैप्टर से सब कुछ मिलेगा आपको। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैंने आपको समझा दिया हर एक चीज को। तो अच्छा लगा होगा आपको क्लास, तो आप तुरंत एसएमएस कीजिए। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत सभी सब्जेक्ट की तैयारी, अंग्रेजी तक की तैयारी आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। सभी साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने पहला पूरा चैप्टर समझ लिया। भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, औपनिवेशिक काल के बाद में जो रही उसकी विशेषता, परिभाषा, सब कुछ मैंने बता दी। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाए मतलब पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आज के बाद में, ठीक है। ऐसे ही और भी चीजें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। और ऐसे ही बताएं तो ये आपको अच्छा दिख रहा होगा ना, एचडी क्वालिटी में आपको दिख रहा होगा। पहले आप बस बोलते थे गुरुजी छोटा छोटा दिखता है, अब मैंने इसको बड़ा बड़ा कर दिया तो अच्छा लग रहा है ना देखने में। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।